हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्या है, BCSP। क्या नाम है? BCSP। नाम भूलना नहीं है ना? अपना चैनल BCSP, ठीक है। ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको प्रत्येक तरह की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती है। यहाँ से हम लोग करने वाले हैं एक नए अंदाज में, एक नई चीज़ में एक तैयारियाँ। तो इसलिए आप लोग फिर से, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है आप सभी स्टूडेंट्स से, छात्रों से, कि आप लोग 8 क्लास के बच्चों को जोड़िए और उन्हें भी आप प्रेरित कीजिए कि आप NMMS जो स्कॉलरशिप है आप इसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। और तैयारी करने के लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि हम आपको पर डे चैनल पे आपको हम दे रहे हैं इतनी सारी मटेरियल की सब क्लासेस, है ना। तो अब सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब कहीं जानकारियाँ नहीं है, चाहिए नहीं है। पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, आप समझते रहिए, समझ के अनुसार एक्सप्लेन के साथ मिलता रहेगा। देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं वीडियोस पे। और आज फिर से हम एक साइंस का सेट लगाने वाले हैं और समझ के साथ लगाएंगे, एक्सप्लेन के साथ लगाएंगे। आप लोग कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आप के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे लिए भी मेहनत कीजिए, ठीक है। जितना आप लाइक करते हो, जितने लोग वॉच टाइम करते हो, उससे मेरा मोटिवेशन मिलता है, उससे चैनल की ग्रोथिंग होती है, ठीक है। प्रश्न की तरफ हम लोग आगे, और फिजिक्स से यहाँ पे क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ तथा अंशतः अनुदैर्घ्य होती है, या कभी अनुप्रस्थ कभी अनुदैर्घ्य होती है। आपको बताना है प्रश्न संख्या 1 का जवाब क्या होगा, ठीक है। हम कुछ यहाँ पे रुके हुए हैं, कुछ पॉजमेंट किए हुए हैं, तो आप इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर सही क्या होगा। हम लोग पिछले सेट में इसको हम लोग कर भी लिए थे और इसको हम लोग देखने वाले हैं, इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट्स में फटाक फटाक बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अनुदैर्घ्य, ध्वनि वायु में ध्वनि तरंगी क्या है, अनुदैर्घ्य है। क्लियर। अगला प्रश्न पे पढ़ा चला जाए। प्रश्न अगला है, घड़ी के पेंडुलम यानी लोलक की गति क्या है। आप लोग देखे हैं कभी ऐसा घड़ी आजकल का आ रहा है, उनमें एगो पेंडुलम लगा होता है, वो ससुरा इधर से उधर डोलता रहता है। हाँ, और ये पूरा मान लीजिए घड़ी हो गया, इसमें एक पेंडुलम लगा देता है ऐसे डोलने वाला, टैं 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 डोलता रहता है। आप बताओ उसमें जो गति हो रहा है वो कौन सी गति कर रहा है। स्थानांतरीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, दोलन गति कर रहा है। आप बताओ क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 2 आपके पास है और इसका सही जवाब बताना है क्या कर रहा है। लोलक जो होता है वो हमेशा दोलन करता है, ऑसिलेशन करता है, इसलिए इसका सही जवाब 2 का क्या हो जाएगा, 4, यानी दोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 3 है, 9.8 मीटर लंबे लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। देखिए, एक लोलक का जो लंबाई है वो क्या है, वो है 9.8 मीटर। ये जो 9.8 मीटर है, आपको यहाँ पे बताना है कि इसका जो पीरियड ऑफ टाइम होगा ये बताना है कि क्या होगा। आप बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग इस प्रश्न को पिछले सेट में भी एक रूल के अनुसार पढ़े थे। आपको यदि ये रूल याद आ रहा है तो आप बताइए कि इसका कैसे आप निकालिएगा। तो बहुत ज़रूरत था हम लोग को क्या निकलना है, पीरियड ऑफ टाइम निकलना है। तो जो पीरियड ऑफ टाइम होता है इसके लिए हम लोग डायरेक्ट आपको हम एक फार्मूला बताए थे कि टी इज इक्वल टू जो होता है 2 पाई और ये होता है एल अपन जी, ठीक है। ये टाइम का फार्मूला हो गया। कभी भी टाइम का फार्मूला निकलना होगा तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2 पाई एल रूट अंडर एल इंटू जी जो है, इस पे आप जब रख के कैलकुलेशन जब करोगे तब इसके कैलकुलेशन का वैल्यू क्या आएगा। देखो भाई आसान कितना है, आप सोच के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या लिखे थे, फॉर्मूला लिखे थे टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपन जी, ठीक है। एल का मान कितना यहाँ पे दिया है, देखो ये हो गया मान लो 2 पाई। एल का मान यहाँ पे कितना दिया है, लंबा कितना है 9.8, तो रूट अंडर 9.8। अब आप सोचिए 9.8 से 9.8 क्या हुआ, यहाँ पे कट हुआ। आप एक बात बताओ, 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है। कितना होता है भाई, 3.14। 9.8 से 9.8 कटा, वैल्यू आया कितना इसका, रूट अंडर 1। रूट अंडर 1, 1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। इससे केवल आप गुणा कर लो भाई,
जो आप होगा वही आपका क्या होने वाला है आंसर। तो आप इसे जब डायरेक्ट अगर गुणा करके चेक कर रहे हो तो कितना हो रहा है, 3 दूना 6, 6 वाला ऑप्शन इसमें कौन है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से पकड़ लो, ये वाला आपका आंसर सही हो रहा है। तो जब भी अगर इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आए तो फॉर्मूला दिमाग में रखो, टी इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर एल इंटू एल अपन जी। आप इसे बना सकते हो, जी का मान हमेशा याद रखिएगा, जी का मान हमेशा होता है 9.8, ठीक है, लगभग लगभग इसका 10 भी मान होता है लेकिन 9.8 हमेशा मान याद करके रखना है। अगला प्रश्न आपके पास 4 नंबर है कि यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाए तो उसके अणु क्या होगी, उसकी चाल बढ़ेगी कि उसका ऊर्जा कम हो जाएगा कि उसका भार बढ़ेगा या भार कम होगा। आप किसी वस्तु को क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो उसके अणुओं में क्या होगा, आप सोचकर इसका जवाब बताओगे तो इसका जवाब बता दोगे। प्रश्न संख्या 4 है, कभी भी याद रखना किसी भी वस्तु को आप अगर हीट करते हो तो उसके पार्टिकल जो होते हैं ना, पार्टिकल वो फास्टली मूव करने लगते हैं, यानी उसकी चाल बढ़ जाती है ना, उनको मिल जाता है थोड़ा सा टेम्परेचर, टेम्परेचर मिलने पर लगते हैं कूदने, समझा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी वस्तु को गर्म करोगे तो उसके अणु के बीच क्या होने वाला है, तो उसका चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या आगे हम लोग देख लेते हैं, एक प्रकाश किरण कोण थीटा पर एक, है ना, कोण थीटा पर एक समतल दर्पण पर आपतित होता है। मान लो एक प्रकाश किरण है, वो थीटा कोण पर क्या हुआ, आपतित हुआ। अरे भाई कोई बात नहीं है, कह रहा है क्या, यदि आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण 80 डिग्री है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, कह रहा इसके बीच का कोण अगर 80 डिग्री है तो बताओ भाई थीटा का मान क्या होगा। हम आपको बोले थे कि अगर यहाँ का वैल्यू जो होता है वही वैल्यू यहाँ का होता है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मेरे को इस थीटा का मान चाहिए, आप सोच के बताओ क्या होने वाला है। टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है, तो इसको इस थीटा को जोड़ो प्लस इस 80 को जोड़ो प्लस इस थीटा को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एगो थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, है ना। 180 यहाँ पे ये प्लस में 80 तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस होगा, 180 माइनस 80 होगा। आप बताओ 180 में से 80 घटेगा कितना बचेगा, 180 में से 180 में से 80 घटेगा तो 100 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे आप 2 थीटा निकाले थे कि नहीं निकाले थे, 2 से इसको कटाओ कितना होगा, 50। थीटा का मान कितना आया, 50, 50 ऑप्शन में है, यानी 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए प्रश्न आगे बढ़ते हैं, दोबारा आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं अगर दिक्कत आ रहा है तो। प्रश्न संख्या 6 है, ध्वनि तरंगों का वेग दे दिया इतना, ध्वनि की आवृत्ति दे दिया इतना, तो कह रहे इसका तरंग दैर्घ्य बताओ क्या होगा। अरे भैया तरंग दैर्घ्य निकलना है, सोच के देखो कैसे निकाल पाओगे, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी याद रख लो कि अगर तरंग दैर्घ्य निकालना है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 330 इसका क्या है, इसका वेग है, और ये क्या है, इसकी आवृत्ति, बस भाग लगा दो, यानी v अपन आवृत्ति जो होता है न्यू, इस पे आप भाग लगा दो, निकल जाएगा 550 से भाग लगाओ, कटा ये कटा, 11 11 3 33, 11 5 55, कितना आ रहा है, 3/5 आ रहा है, 3/5। जो 3/5 को आप इसको भाग लगाओ, है ना, भाग लगाने तो यही करता है, ऐसे भाग लगा के चेक कर लो, पॉइंट बैठाते हो 0 आएगा, 5 6 कितना होगा 30। क्या 0.6 ऑप्शन में है आपके, बिल्कुल है सर, 0.6 मीटर। क्लियर हो गया, बन जाएगा प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न है, एक सूखे सेल में धन ध्रुव किसको माना जाता है। जो सूखा सेल होता है, जो ड्राई होता है ना, ड्राई सेल जो होता है, इसमें बताना है धन ध्रुव किसको माना जाता है। कार्बन की छड़ को, कपड़े की थैली को, जस्ते को, इनमें से कोई नहीं। भाई मानोगे किसको। 7 नंबर प्रश्न आपके पास है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। सूखा सेल किसको मानते हैं, कपड़े की थैली को मानोगे, जस्ते को मानोगे, नहीं नहीं, कार्बन की छड़ को मानोगे, इसका सही आंसर ये होगा। क्लियर हो गया, याद करके रखिएगा, डायरेक्ट याद करने का प्रश्न है। ये आ गया, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का है, विद्युत ऊर्जा का है, विद्युत धारा का है, इनमें से कोई नहीं है। अब देखिए भैया, इसका सही मात्रक, सही आंसर क्या होगा, रुक जाए थोड़ा, बताओगे इसका सही आंसर क्या होगा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होगा, बताओ 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 भाई। आज आज पढ़ाई जो होगा पूरा तगड़ा एकदम चलेगा, देख रहे सेट कितना आप लोग ला रहे हो। किलोवाट घंटा इसका मात्रक होता है ऊर्जा का, किसका होता है, ऊर्जा का। एक चीज बता रहे भैया, सुन लो मेरा बात ध्यान से सुन लो, एक चीज बता रहे, क्या बात है, जब भी वाट आए, किलो वाट आए, मेगा वाट आए, जीगा वाट आए, केवल वाट आए, वाट आए, तो वो होता है विद्युत शक्ति का मात्रक। किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक। लेकिन बबुआ इस वाट में कह दे, इस वाट में कह दे, है ना, इस वाट में कह दे वाट घंटा,
किलोवाट घंटा, मेगावाट घंटा, गीगावाट घंटा, बस घंटा लगा दिया तो वो होता है विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक। किसका मात्रक होता है? किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है। समझ में आया? ट्रिक याद करके रखना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में एसी मेंस की आवृत्ति कितनी होती है? भैया बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताओ। आपके घरवा में जो आता है, चाहे जो भी भारत में जो एसी अल्टरनेट करंट है, उसकी आवृत्ति क्या है? 100 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, 1/100 है कि 1/50 है? बताना है। 9 नंबर प्रश्न आपका क्या होगा? प्रश्न संख्या 9 है और इसका जवाब बताना है आपका क्या होगा। याद रखिएगा, भारत में जो जिस आवृत्ति की एसी करंट आती है उसकी आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसको याद कर लो। नाभिकीय विखंडन में क्या होगा? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन में क्या होगा? यानी एक न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है तो होता क्या है? भैया क्या होता है? क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनता है कि खाली प्रोटॉन निर्मुक्त होता है, खाली न्यूट्रॉन निर्मुक्त होता है, या इनमें कोई कण निर्मुक्त नहीं होता है? प्रश्न संख्या आपके पास 10 है और आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। नाभिकीय विखंडन में क्या होगा आपको बताना है, फटाक फटाक बताइए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निर्मुक्त होता है कि क्या होता है? आया आंसर? याद रखिएगा, जब भी न्यूक्लियर फिजन होता है उसमें न्यूट्रॉन पर बमबारी होती है और उसमें कभी भी याद रखिएगा न्यूट्रॉन निर्मुक्त होता है। क्या निर्मुक्त होता है? न्यूट्रॉन। हमारा सूर्य है क्या है? मध्यवत तारा है, वृत्त तारा है, तरुण तारा है, मृत्यु के कगार पर पहुंचा हुआ तारा है। क्या सूर्य खत्म होने वाला है? क्या इसका एज बीच में हो गया है? क्या हमारा सूर्य बूढ़ा हो गया है? क्या हमारा सूर्य नवी नौजवान है? कैसा है रे भैया बताओ, कि अभी नया है? बताइए। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और बताना इसका सही आंसर क्या है। जो अभी 11 नंबर की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो मध्यवय तारा है, मतलब कि सूर्य काफी टाइम से है और ये लगभग लगभग इसकी जो चीजें हैं वो बीच तक पहुंच गई है। ठीक है, इतना प्रश्न हुआ। अब अगर हम लोग आगे केमिस्ट्री की दुनिया में, तब तक आप जितने लोग को पहले वीडियो को भाई लाइक नहीं किया पहले लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा ज्यादा पहले शेयर करो भाई। इतना तो कम से कम कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते? करो यार, कम से कम ये काम तो करो, इतना तो फायदा दो मेरे को। 1.8 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बताना है। ऐसा प्रश्न अगर डायरेक्ट एग्जाम में करोगे कैसे? 1.8 को वेट का बताना है, अणुओं की संख्या बताना है, क्या होगा? जब भी अगर इस तरह का प्रश्न निकलना हो एक बार माइंड में सोच लो। सबसे आसान तरीका बताते हैं। जल पूछ रहा है, पहले जल का एटॉमिक मास पता करो। भाई एटॉमिक मास कहोगे सर तो पता है नहीं, कैसे निकलता है? हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 है तो 2 से क्या कर दो गुणा। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 एकम 2 और 16 2 कितना हो गया 18। यानी H2O का टोटल मोलिकुलर मास कितना हो गया 18 हो गया। तो टोटल मोलिकुलर मास हो गया 18। जब भी मोलिकुलर मास हो वो करा को नीचे रख देना। जितना वैल्यू दिया है इसको क्या करो ऊपर रखो 1.8। आज जो अवगाड्रो संख्या है 6.022 गुणे 10⁻23 सिखाए थे पिछले सेट में, ये हमेशा इसे मल्टीपल करना है। इस पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बदले में 1 आएगा और पॉइंट के बाद एक अंक है तो 0 बैठेगा। यानी 18 से 18 बिना 18 का हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, ये 10 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। तो बताओ, ये 23 है तो एगो घटेगा तो कितना होगा? 22 आएगा। यानी इसका जवाब क्या होने वाला है बताओ? इसका जवाब क्या होने वाला है? 12.1 का अगर आप जवाब देखोगे तो इसका जवाब हो जाएगा 6.022 गुणे 10⁻22 अणु। क्लियर हो गया? प्रश्न 13 नंबर देख लो भाई, आसान प्रश्न है। ये ऐसा प्रश्न आएगा तो आप डायरेक्ट बनाओगे। कह रहा है कि इतना में न्यूट्रॉन की संख्या बताओ क्या होगा। 40-20 है और इसमें बताना है न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। सोच समझ के बताओ न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। प्रश्न संख्या 13 है, कितने फास्ट बता दोगे? 13 नंबर प्रश्न है। हमने बोला था कि जब भी न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो, इसका जो ऊपर वाला मास होता है नीचे वाला इसका परमाणु संख्या होता है या प्रोटॉन संख्या होता है। आप न्यूट्रॉन संख्या निकालना हो तो परमाणु द्रव्यमान में से इसको घटा दो। ठीक है, 40 में से 20 घटाओ कितना आएगा? 20 आएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? 13 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ चला जाए। प्रश्न संख्या आपके हमारे पास ये है, सोडा वाटर क्या है?
सोडा वाटर। भैया सोडा वाटर क्या है? यहाँ देखिए प्रश्न, एक निलंबन है, एक परिक्षेपण है, एक कोलाइड विलयन है, एक विलयन है, सॉरी एक कोलाइड है या एक विलयन। सोडा वाटर, सोडा जो होता है वो पानी में जो अगर जाता है तो किस प्रकार से घुलता है, उसकी घुलनशीलता के आधार पर बताओ कि क्या होता है। अगर दिमाग लगा पा रहे हो तो लगाओ। सोडा क्या उस पानी में पूर्णतः घुल जाता है? तो हाँ भैया पूरा घुल जाता है। तो घुल जाता है तो ना ही तो वो निलंबन है, ना ही परिक्षेपण है, ना ही वो क्लोराइड है, वो है क्या? तो वह एक विलयन है। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे जो प्रश्न है इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सोडा वाटर की पे हम लोग बात करें तो सोडा वाटर में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सोडा वाटर जो है वो एक प्रकार का विलयन है। क्यों विलयन है सोडा वाटर एक प्रकार का विलयन? क्योंकि ये पानी में जाता है तो ये पूरे पानी में घुल जाता है, और जिस तरह से एक चीनी पानी में घुल जाता है, नमक पानी में घुल जाता है, उस तरह से ये पूरी तरीका से ये भी पानी में घुल जाता है, इसलिए यह क्या है? विलयन है। ठीक है, अगला पॉइंट है हम लोग के पास कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन। मुख्य कारक क्या है, मतलब लोहा में जंग लगता किसके कारण है? क्या हाइड्रोजन के कारण लगता है, नाइट्रोजन के कारण लगता है, ऑक्सीजन के कारण लगता है, नियोन के कारण लगता है? मुख्य चीजें क्या है? ये आसान, इसका क्वेश्चन का जवाब इजी है, आप लोग दे सकते हो फटाफट कमेंट्स में, इसको आप लोग बता सकते हो। बताओ इसका सही जवाब क्या होने वाला है? जंग लगने के लिए बहुत जरूरत होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की ही उपलब्धता में आप इसमें जंग लगता है। क्लियर हो गया? प्रश्न अब हम लोग के पास अगला है, कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? भैया रेडॉक्स अभिक्रिया के जान लो कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता हो, मतलब कि जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होता हो। तो इस प्रकार का इसमें से एग्जाम्पल हम लोग को पकड़ना है कि किसमें दोनों होता है। तो प्रश्न संख्या आपके पास यहाँ पे 16 है, और 16 में आप पकड़ने की कोशिश करो कि किसमें दोनों होता है। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे से NO3 में से यहाँ पे ऑक्सीजन है, और इसमें से इसमें मतलब जा रहा है Ag के पास जा रहा है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा ऑक्सीजन का चिन्ह नहीं आ रहा है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया की जब भी पहचान करोगे तब हमको उपचयन अपचयन चूंकि दोनों चाहिए था, है ना? तो उपचयन अपचयन दोनों किस में हो रहा है? देखो, इसमें इसमें हो नहीं रहा है। इसमें अगर देखोगे तो केवल हाइड्रोजन के साथ वाला क्रिया में हो रहा है, तो इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है। इसमें देखो MnO2 के पास O है, लेकिन इसके पास हट गया और आ गया H के पास। ठीक है, Mn के पास हट गया और H के पास आ गया, समझा गया? और H के पास से यहाँ से Cl2 यहाँ से गायब हो गया। तो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया की घटना घट रही है कि एक पास से ऑक्सीजन हटा और हाइड्रोजन के पास चला आया। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया कौन सा? अपचयन अभिक्रिया। क्या हो गया? अपचयन। तो इसका हो रहा है अपचयन, लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ आकर जुड़ गया तो ये हो गया उपचयन। तो अपचयन अपचयन चूंकि इसमें दोनों हो रहा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 4। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है बाबू, देखो कह रहा निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि वैसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो। ऊष्मा का क्या हो? उत्सर्जन हो, उससे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो कौन सी इसमें वैसी अभिक्रिया है जो ऊष्मा निकालती है? आप सोचोगे ना तो समझ में आ गया। जो CaO है इसको कली चूना कहते हैं। क्या चूना को आप पानी में डालते हो तो क्या वो हीट उत्पन्न करता है कि नहीं करता है? बचपना में भी चूना को पानी में डाले तो बताओ हीट उत्पन्न करता है कि नहीं करता है? अगर आप बताओगे तो आप आंसर स्वयं से पकड़ लोगे, सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या आपके पास 17 है, अगर आप प्रैक्टिकल किए हो तो आप बता दो। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण पूछ भी रहा है। NH4Cl H2O, AgNO3 HCl, AgCl HNO3। अगर मैं एक तरह से अगर बात करूं इस क्वेश्चन पे, तो देखो CaO और H2O पर जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, और इसमें भी ऊष्मा निकलता है, ये बात सही है, ये भी एक आंसर सही है। और AgNO3 प्लस HCl AgCl प्लस HNO3, इसमें भी जब रिएक्शन होता है तो ऊष्मा बनता है। तो भैया इस क्वेश्चन का सही आंसर दोनों होगा, 1/3 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। गड़बड़ पढ़ाई नहीं करेंगे भाई। अभिक्रिया इतना करा ना, यहाँ देखो अभिक्रिया NH4Cl इतना हो गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है? कह रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, कि द्विविस्थापन और अपघटन अभिक्रिया हो रहा है, कि अपघटन अभिक्रिया के युगशील और अपघटन अभिक्रिया हो रहा है। तो द्विविस्थापन का मतलब होता है कि जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके मतलब जब बनाते हैं, तो इसमें तो
दो युग्म आयनों का आदान प्रदान किए नहीं है। एक Na के पास Cl आया, तो चलो ये तो अपना आयन ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया है, लेकिन एक तो भाई टूटा हुआ है, तो कौन सी मतलब अभिक्रिया हो रही है इसमें ऑप्शन के अनुसार बताना, और प्रश्न आपके पास 18 है और आपको बताना है कि क्या होता है। तो जब भी इस तरह का घटना है, जब टूटने के बाद जब किया जाता है ना, तो वो अपघटन अभिक्रिया होता है। जब कोई चीज मिल जाए और पूरा टूट जाए तो वो क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया। लेकिन अगर ये इसको देता है फिर इसका ये लेता है ना, तब ये द्विविस्थापन में आता। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। 30 ग्राम क्या है, कार्बन है, और इसको आप हवा में जला रहे हो, तो आपको बताना है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ये आप सोच के बताओ, या आपको तरीका बता दे कि मतलब ये निकलता कैसे है। 30 ग्राम को अगर आप हवा में चला रहे हो, तो हम फिर से बोलेंगे कि आप कार्बन का एटॉमिक मास याद रखिए, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। कार्बन टोटल है कितना आप देख लीजिए, ठीक है, और टोटल कार्बन कितना है यहाँ पे 30 है, टोटल 30 ग्राम कार्बन है। और ये चूंकि तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, तो CO2 बन रहा है। जब CO2 बन रहा है तो CO2 का वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ से हो रहा है कार्बन का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 दूना 32, ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 से गुणा कीजिएगा तो 16 दूना 32, अब 32 बार कितना हुआ 44, यानी CO2 की मात्रा कितना हो रही है 44। ठीक है, यहाँ पे कार्बन दिया कितना है 30, हमको भाग किससे लगाना है, कार्बन के एटॉमिक मास से। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। आप इसको करो तो कितना होगा 12 दूना 24 और 12 3 36, 12 3 36, 12 चौक 48। इसको अगर ऐसे कटाने की कोशिश करें, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 करते हैं, अब 22 दूना 44 करते हैं, और ये 6 पची कितना हो गया 30, तो 22 पची कितना होता है 110, यानी 110 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अगला प्रश्न 20 नंबर है, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। स्तंभ 1 के मदों का स्तंभ 2 के मदों से सम्मिलित कीजिए। उजला थोथा, हरा कशिश, लाल पोटास और इप्सम लवण मेरे को चाहिए। तो आप इसको मिलाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए हरा कशिश जो होता है वो होता है FeSO4 × 7H2O, तो ये हो गया सी पे गया, बी कहाँ गया सी पे। ठीक है, उसके बाद कर रहे हैं लाल पोटास और इप्सम लवण इनको चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उजला थोथा। तो उजला थोथा की अगर हम लोग बात करते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग के पास यहाँ पे 20 है, आप लोग यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो अब एक चीज से अगर हम लोग यहाँ पे एक भी अगर मिल जाता है ना, तो देखिए मिलान को बनाया कैसे जाता है। हमने जैसे हरा कशिश को FeSO4 और 7H2 अगर हम लोग मिला देते हैं, तो बी का कहाँ जा रहा है सी पे। आप इसमें देखो बी का सी है कहाँ, इस वाले ऑप्शन में है ना, तो बी का सी यहाँ पे, सी का ए है यहाँ पे, तो ए का डी कह रहा है, तो उजला थोथा का होता है ZnSO4 × 7H2O, बहुत बढ़िया। उसके बाद मान लो कि सी, अब वो सी का ए होता है, लाल पोटास की बात करें तो इसी को कहते हैं KMnO4, क्योंकि पोटास चाहिए तो पोटास में पोटेशियम यानी कि होना बहुत जरूरी है। और इप्सम लॉन्ड बच गया, तो इप्सम लॉन्ड का मतलब ये होता है MgSO4 × 7H2O। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला भी याद करके रखिएगा तो बहुत फायदा करने वाला है। धातु का संक्षारण क्या है, वियोजन है कि जल अपघटन है कि ऑक्सीकरण अवकरण है कि जल अपघटन अभिक्रिया है। जल अपघटन सेम 2 ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए, यहाँ पे मतलब क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा चूंकि इसमें ऑक्सीकरण अवकरण की घटना घट रही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ को गर्म करने पर पहले यह पिघला, फिर उसमें से एक गैस निकली जिससे धुआं देता तिनका भभककर जल उठा, वह पदार्थ है। एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ कोई है, उसको गर्म किया गया, पहले वो पिघल रहा है, फिर उसमें से गैस निकला, फिर धुआं देता है, फिर तिनका जैसा भभक कर जल उठता है, वो पदार्थ कौन है भाई। सोडा है, नौसादर है, साधारण नमक है या धुआं सोडा है, ये बताना है। 22 नंबर आपके पास प्रश्न है और इसका बताना है क्या है, वो होता है सोडा। आप लोग बताइएगा सोडा का फॉर्मूला क्या होता है कमेंट्स में। ठीक है, जीव विज्ञान पे हम लोग आ गए। समजात अंक की संरचनाओं में होता है, याद रखिएगा समजात अंक क्या होता है, जो रचना में क्या होता है समान होगा। ठीक है, रचना में क्या होगा समान होगा, बोले कार्य में क्या होगा अलग होगा। तो रचना में समान चाहिए, है ना, रचना में क्या चाहिए समान। असमान उत्पत्ति किंतु समान कार्य, समान उत्पत्ति किंतु समान या असमान कार्य। तो असमान अंग, असमान उत्पत्ति, असमान उत्पत्ति, ये तीनों गड़बड़ है। समान उत्पत्ति किंतु कार्य जो होगा समान भी हो सकता है असमान भी हो सकता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 23 का 3 हो जाएगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। समजात मनुष्य का दोनों हाथ,
उत्पत्ति में दोनों सेम है, दोनों का रचना सेम है, लेकिन दोनों का काम अलग है। क्या कुत्ता का अगला पैर का काम और हम लोग का हाथ का काम, दोनों का काम समान है? नहीं है ना। तो वो समझात अंक का उदाहरण है, भले बनावट सेम है लेकिन काम क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चला जाए। अब थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं यहाँ पे, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति में सामान्यतः हीमोग्लोबिन का अंश कितना होता है? हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? देखिए ये चीज़ याद रहेगा तो आप लोग को काफ़ी फायदा करेगा। 24 नंबर प्रश्न है और 24 नंबर का जवाब बताना है क्या होगा। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा, उसके ब्लड में 100 ml में कितना होना चाहिए? 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होना चाहिए, उससे कम से कम 100 ml में। सभी जैव उत्पाद है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, विषैला, पौष्टिक, सभी जितने जैव उत्पाद है वो माने क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बताना है। 25 नंबर आपके पास क्वेश्चन है और इसका जवाब बताना है कि क्या होगा। तो कभी याद रखिएगा, जितने भी जैव उत्पाद होते हैं उसको नवीकरणीय में हम लोग गिनते हैं। डोंट डिस्टर्ब, वीडियो बन रहा है अभी। तो प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे 26 नंबर, क्रोमोसोम की गणना में कौन से चरण में की जा सकती है? क्रोमोसोम की गणना किस चरण में होता है? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में। जो क्रोमोसोम होता है उसका कैलकुलेशन करना होता है, वो किस अवस्था में होता है, उसके विभाजन के दौरान। 26 नंबर आपके पास प्रश्न बताना है क्या। एम फेज में होता है, एम फेज में ये चीज दिख जाती है। ठीक है, परितंत्र बना होता है, किसका बना होता है? परितंत्र बना होता है जैविक वातावरण से, अजैव वातावरण से, समष्टि संगठन से, जैव समुदाय और अजैव वातावरण से। परितंत्र जो होता है, इकोसिस्टम जो होता है, वो चीज के बारे में बताना है कि वो बना किससे है। जैव समुदाय और अजैव समुदाय वातावरण से। क्या होने वाला 27 का प्रश्न का जवाब बताइए। देखिए जो भी परितंत्र बनता है दोनों से मिलकर बनता है, जीव जंतु से भी मिलकर बनता है, निर्जीव जंतु से भी मिलकर बनता है, जीव से भी मिलकर। यार शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी का नाम बताओ। कोशिका, धमनी, महाशिरा, शिरा। धमनी भाई बड़ा है, शिरा भी बड़ा है, महाशिरा भी बड़ा है। कोशिका जो होती है ना, जो केस के समान होता है, ये सबसे छोटी रक्तवाहिनी होती है। यानी 28 नंबर का आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? 1 नंबर सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सा उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं है? युग्मक, कायिक, युग्मनज, जेनेटिक। उत्परिवर्तन मतलब जिसमें बदलाव ना हो, ये क्या है? आंसर ये कायिक। क्या आंसर हो जाएगा? कायिक। मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? अरे या ना बताओगे तो 22, 14, 28, 24। मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? प्रश्न संख्या आपके पास 30 है और इसका जवाब बताना है क्या होगा। 22 हड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, कौन है भाई प्रकाश संश्लेषी अंगक? बर्णी लवक और बर्णी लवक, हरित लवक। अरे भैया कौन हो सकता है, जल्दी बताओ। 31 हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण करने में हरित लवक की जरूरत है। निषेचन का अर्थ क्या होता है? नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ स्थानांतरण, नर युग्मक मादा युग्मक जननांगों का संसर्ग, नर के नाभिक और मादा की युग्मकों का संलयन, नर के नाभिक और मादा युग्मकों का संलयन, एक जनन से युग्मकों का की शेडिंग। अब बताओ निषेचन का मतलब क्या हुआ? निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना ही निषेचन कहलाता है, संलयन होना ही निषेचन कहलाता है। तो 32 नंबर प्रश्न का जवाब आपके पास क्या होने वाला है बताइए। नर के नाभिक और मादा के युग्मकों का संलयन। संलयन का जहां बात आएगा वो हो जाएगा आपका, माने नर के नाभिक मतलब क्या चीज? नर का युग्मक, मादा के युग्मक का संलयन ही होता है निषेचन। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न अगला है जल प्रदूषण का के मुख्य कारक क्या है? जल प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है भाई? कीटनाशक है, औद्योगिक कचरा है, डिटर्जेंट है, NH3 है। बताइए जल प्रदूषण क्यों हो रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन है और आपको बताना है फटाक फटाक इसका जवाब क्या होगा। 33 का क्या हो जाएगा? डिटर्जेंट से सबसे ज्यादा जल प्रदूषित हो रहा है अभी। क्लियर। केले बीज रहित होते हैं क्योंकि, क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है, ये लैंगिक रूप से जनन करते हैं, ये प्रचुर साइटोकाइनिन्स होते हैं, ये त्रिगुणित होते हैं। भाई 34 नंबर प्रश्न का जवाब बताओ क्या होता है? ये त्रिगुणित होते हैं। क्या होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। क्लियर हो गया। ये लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, मधुमक्खी अनिषेक जनन किसमें होता है? प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें होता है? मधुमक्खी में, मेढक में, मानव में, खरगोश। अनिषेक जनन की बात कर रहा है, किसमें होता है प्राकृतिक अनिषेक जनन? 35 नंबर क्वेश्चन है और ये साइंस का लास्ट प्रश्न है, आपको बताना है किसमें होता है। याद रखिएगा मधुमक्खी में। कहाँ होता है? मधुमक्खी में। चलिए टाइमिंग ज़्यादा हो चुका है इसलिए हम लोग ज़्यादा इधर टाइमिंग इधर उधर ना करेंगे और टोटल आपको 35 क्वेश्चन का हमने क्लियर कराया। आप लोग सारे बच्चों को लाइव से जोड़कर ऐसे ही रखिए, जो रिकॉर्डेड क्लास बच रही है आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। और फिर से मिलेंगे अगले सेट में और शेयर वेयर करते रहिए, थोड़ा सा सपोर्ट वपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।